ये मौसम भी हमारा दुश्मन बन जाता है। गर्मी में आग जैसी हो जाती है झोपड़ी, सर्दी में हिमालय, और अब बारिश में देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सब बह जाएगा। हम गरीब लोगों को ही ये सब झेलना पड़ता है। वो सेठ तो अपने पक्के घर में आराम से सो रहा होगा। कोई बात नहीं, देखना एक दिन अपने दिन भी बदल जाएंगे। किसी गांव में ब्रजमोहन नाम का एक सेठ रहा करता था। उसकी गांव में किराने की बहुत बड़ी दुकान थी, जिस पर वो अपनी पत्नी के साथ बैठता था। वो ग्राहकों को सामान बेचता और पत्नी हिसाब किया करती थी। सेठ अपनी दुकान चलाने के साथ साथ गांव के जरूरतमंद लोगों को उधार पर पैसे भी दिया करता था और साथ में बड़ा ब्याज भी वसूलता था। अरे सेठ जी, 1 किलो चावल तो देना। पैसे वहां दे दो। बिरजू ने पैसे सेठ की पत्नी को दे दिए और सेठ अपने काम में लग गया। अरे सेठ जी, चावल तो दे दीजिए। कौन से चावल, कैसे चावल? अरे अभी तो मैंने आपको चावल के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, वो पैसे? मुझे लगा तुमने किश्त चुकाई है, जो उधार लिया था तुमने मुझसे 2 महीने पहले। सेठ जी, मैं अगर उधार चुकाऊंगा तो एक साथ दूंगा, ना कि ऐसे थोड़े थोड़े पैसे लाऊंगा। 2 महीने हो गए हैं, अब पता नहीं तुम कब चुकाओगे। अब चलो, ये तो समझ ही लो कि किश्त में गए। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम रास्ता मत रोको बाकी ग्राहकों का, जाओ यहाँ से। बिरजू मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाता है और उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी सीमा कहती है, क्या हुआ, तुम चावल नहीं लाए? किश्त में कट गए वो पैसे तो। ऐसे कैसे? सेठ ने रख लिए और चावल भी नहीं दिए। और तुम वापस चले आए, कुछ कहा भी नहीं? अरे उधार लिया था उससे, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें भूखा रखेगा। अब कुछ नहीं कर सकते, वो पैसे तो गए। ठीक है, तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। बिरजू और सीमा बहुत गरीब थे। दोनों का गुजारा बस किसी न किसी तरह चल रहा था। कभी बिरजू 2 पैसे कमाता तो कभी सीमा। अगले दिन गांव में हाहाकार मच गया। अरे बाहर इतना शोर क्यों आ रहा है? क्या बात है, लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? पता नहीं, चलकर देखना होगा। बिरजू और सीमा बाहर आकर देखते हैं कि बाहर मदन चिल्ला रहा था। क्या हुआ मदन, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सत्यानाश हो गया, सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया। बताओगे भी क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मैं 1 महीने पहले ही तीर्थ करने गया था। अपना पैसा किसे देता, तो सेठ को रखने के लिए दे गया था। अब जब मैं सेठ से पैसे मांग रहा हूँ तो सेठ कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, और मैंने पैसे दिए भी नहीं। ये तो बहुत गलत है, सेठ अन्याय कर रहा है तुम्हारे साथ। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सेठ के पास चलते हैं। बिरजू बाकी लोगों को लेकर मदन के साथ सेठ से मिलने जाता है। क्या बात है, क्या काम है? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कैसे पैसे? तुमने मुझे कौन से पैसे दिए भाई? वही पैसे जो 1 महीने पहले मैंने तुम्हें दिए थे। मैं किसी पैसे को नहीं जानता, 1 महीने पहले तो मैं तुझसे मिला भी नहीं था। अच्छा सेठ जी, अब तुम बेईमानी भी दिखाने लगे हो। बिरजू, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम खुद तो अपना उधार चुका नहीं पा रहे और यहाँ पर इसकी वकालत करते हो। मैं तो अपना उधार चुका दूंगा, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। तो लाओ, पहले अपना उधार चुका दो। पहले मदन के साथ जो अत्याचार हुआ है उसे रोकूंगा, तुम उसके पैसे अभी के अभी लौटा दो। अरे मैंने कोई पैसे लिए नहीं, कहाँ से लौटा दूँ तो फिर? अच्छा ये बात है, ठीक है, तो फिर अब तुम्हारा और मदन का फैसला कल सरपंच जी करेंगे। मैं भी डरता नहीं सरपंच जी से, मिलना कल पंचायत में। बिरजू और मदन सेठ के यहाँ से वापस लौटने लगे। सरपंच जी के सामने हम कैसे साबित करेंगे कि सेठ जी ने मेरे पैसे लिए और मुझे वापस भी नहीं दिए? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने सेठ को पैसे दिए थे। उस मक्कार सेठ को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस कल मेरी हाँ में हाँ मिलाना और फिर देखना क्या होता है। ठीक है। मदन अपने घर चला जाता है और बिरजू अपने घर लौट आता है। क्या हुआ, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई आने में?
मदन के पैसे सेठ खा गया, कल उससे निकलवाना है। अच्छा, और जो वो हमसे पैसे मांगेगा उसका क्या? वो कहाँ से ला कर देंगे? उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सेठ ना जाने क्या करेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा। ठीक है। बिरजू घर से बाहर निकल गया और सीमा काम में लग गई। शाम होने तक बिरजू घर लौट आया। क्या हुआ, कोई काम मिला क्या? कोई काम नहीं मिला, आज का दिन तो खाली ही चला गया। अब तो मुझे चिंता होने लगी है, ना जाने क्या होगा। घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ ठीक ही होगा। हाँ, ठीक है। अगली सुबह सभी लोग सरपंच जी से मिलने पंचायत भवन पहुंच जाते हैं और मदन भी वहीं खड़ा था। बिरजू भैया, सब ठीक तो रहेगा ना? अरे मदन, तुम चिंता मत करो, अभी देखो क्या होता है। सेठ के आने के बाद सरपंच जी ने कहा, तो बताओ, क्या समस्या है तुम लोगों की? अरे, ये दोनों मेरे समय खराब कर रहे हैं, मैं दुकान छोड़ कर आया हूँ, मेरा कितना नुकसान हो रहा है। नुकसान तो मेरा हुआ है सरपंच जी, मैंने अपने पैसे रखने के लिए सेठ को दिए थे और जब वापस मांग रहा हूँ तो देने को ही तैयार नहीं है। ये सफ़ेद झूठ है, मैं नहीं जानता इसे। अरे, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे, तो भला मैं क्यों मान लूँ कि इसने मुझे पैसे दिए? अरे सरपंच जी, मेरा दोस्त मदन कभी झूठ नहीं बोलता, अगर इसने कहा है कि इसने सेठ को 10,000 रुपये दिए थे तो दिए हैं। नहीं नहीं, ये झूठ है, इसने तो बस 2। क्या कहा? रुक क्यों गए, आगे कहो। क्या हुआ सेठ, पसीने में क्यों डूब गए? तुम बताओ, क्या कह रहे थे? अच्छा सरपंच जी, माफ़ कर दीजिए, मुझे 2,000 रुपये दिए थे मदन ने। बताओ मदन, क्या ये सही बात है, तुमने सेठ को 2,000 रुपये दिए थे? जी सरपंच जी, मैंने सेठ को 2,000 रुपये दिए थे। ठीक है, तो फैसला हो गया। सेठ, तुम मदन के 2,000 रुपये लौटा दो और साथ में 500 रुपये तुमने जो उसे परेशान किया उसके भी दोगे। ठीक है, दुकान से आकर ले जाना। सेठ गुस्से में लाल होता हुआ वहां से चला गया और मदन बिरजू से बोला, बिरजू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कहीं अब ये सेठ तुम्हें परेशान ना करने लगे। जो होगा भगवान देख लेंगे, अभी तो तुम जाकर अपने पैसे लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। सेठ के गुस्से का पारा 7वां आसमान छू रहा था। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो बोली, इतना समय क्यों लगा दिया आने में? कितने ग्राहक खड़े थे, मैं तो परेशान हो गई। परेशान तो मुझे कर दिया इस बिरजू के बच्चे ने। इसका मतलब कि अब मदन के पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, ऊपर से 500 और ज्यादा। बिरजू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ ना, अब तो मुझसे अपना उधार का पैसा वापस मांग लो। हाँ, अब देखना तुम, मैं क्या करता हूँ। सेठ बिरजू को सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगा और बिरजू अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, क्या फैसला हुआ? फैसला क्या होना था, सच की जीत हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही कहा। सीमा और बिरजू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सेठ उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, अच्छी बात तो ये है कि अब तक तुम आराम से रह रहे थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बुरी बात क्या होती है। अगले 2 दिन में अगर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो वरना ये झोपड़ी खाली कर देना, मेरी बकरियां आकर रहेंगी इसमें, और इस मामले में वो सरपंच भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया और सीमा को चिंता होने लगी। ये कौन सी नई मुसीबत मोल ले ली आपने? वैसे भी 2 दिन से कोई काम नहीं मिला है और अब तो ये झोपड़ी भी जाने को हुई, कहाँ रहेंगे हम? अरे तुम इतना मत घबराओ, जो होगा देखा जाएगा, मैं भी जाता हूँ, कोई काम देखता हूँ। बिरजू घर से बाहर निकल गया। सारा दिन भूखा प्यासा काम की तलाश में वो यहाँ से वहाँ घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। आज का दिन भी बर्बाद हो गया, अब तो लगता है वो सेठ मदन का बदला मुझसे ही लेगा। बिरजू अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि सेठ वहीं खड़ा अपने आदमियों के साथ उसकी झोपड़ी का नाप ले रहा था। अरे इधर से भी नापो तो, देखो यहाँ का कोई कोना छूट ना जाए। अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बकरियां रहेंगी ना इसमें, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए नाप ले रहा हूँ। वैसे भी कल तो तुम खाली कर ही दोगे ना।
सेठ, अभी हमारे पास कल का दिन और है, जाओ यहाँ से, अब परसों आना। ठीक है, अब तो ये झोपड़ी मेरी होनी ही है, तो उसी दिन आऊँगा। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। उसी रात गांव में तेज बारिश होती है और आधी रात में बिरजू के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इतने तूफानी मौसम में कौन होगा भला? होगा कोई मौसम का मारा। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। बाहर बहुत तेज आंधी तूफान था और बारिश हो रही थी। बिरजू ने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो तेज हवा के साथ वो दरवाजा भी उड़ गया, जिसे बिरजू संभाल ना सका। उसने देखा सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। आप कौन है और इतनी आंधी तूफान में कहाँ जा रही हैं? मैं तो बस अपने बेटे के घर जा रही थी, लेकिन इस तूफान और अंधेरे की वजह से रास्ता भटक कर यहाँ आ गई। लेकिन अब लग रहा है कि मेरी वजह से तेरा नुकसान हो गया। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी रात में आप कहाँ जाएंगी? तो फिर क्या आज रात तेरे घर में ही रुक जाऊं? हाँ हाँ, आइए ना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी औरत घर में आ जाती है और सीमा उसे देखकर कहती है, अरे आप कौन हो? सीमा, आज रात ये यही रुकेंगी, सुबह तक मौसम ठीक होने पर चली जाएंगी। अच्छा माँ जी, आइए ना, आप आराम कीजिए। सीमा उस बूढ़ी औरत को लेटने की जगह देती है। तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। सुनिए जी, तेज हवाओं से झोपड़ी की छत खुलने लगी है। बारिश का पानी अंदर टपकने लगा है अब तो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, बाहर आप भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। फिर क्या करूँ? अभी झोपड़ी में पानी आ जाएगा। आने दो, लेकिन आप बाहर मत जाओ, बाहर का मौसम ठीक नहीं है। ठीक है। बूढ़ी औरत वहीं सो जाती है। बिरजू और सीमा भी पास ही में जमीन पर लेट जाते हैं। तभी सीमा के चेहरे पर पानी की बूंद टपकती है, जिससे सीमा जाग जाती है। सुनिए जी, पानी आ गया, देखो जगह जगह से टपक रहा है। वो देखो, माँ जी के ऊपर पानी ना आ जाए, वो बेचारी थकी हुई सो रही है। ठीक है, मैं उन्हें पानी में भीगने से बचा लेती हूँ। सीमा एक चटाई लेकर खड़ी हो जाती है और बूढ़ी औरत को भीगने से बचाने लगती है। वहीं बिरजू इस जुगाड़ में लग जाता है कि पानी को अंदर आने से कैसे रोका जाए। ये मौसम भी हमारा दुश्मन बन जाता है। गर्मी में आग जैसी हो जाती है झोपड़ी, सर्दी में हिमालय, और बारिश में देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये बह जाएगी। हम गरीब लोगों को यही सब झेलना पड़ता है। वो सेठ तो अपने पक्के घर में आराम से सो रहा होगा। कोई बात नहीं, देखना एक दिन अपने दिन भी बदल जाएंगे। भगवान पर भरोसा है बस। सीमा और बिरजू किसी तरह बूढ़ी औरत को भीगने से बचा लेते हैं और उनकी सारी रात बस जागते हुए बीत जाती है। सुबह मौसम कुछ शांत था। तुम दोनों इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? और झोपड़ी में इतना पानी? वो कल रात झोपड़ी की छत उड़ गई थी। बिरजू की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत ऊपर को देखती है तो उसे बस खुला आसमान नजर आता है। लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। हम दोनों रात भर आपको इस चटाई की छत के नीचे सोने दे रहे थे, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चला। आपको नींद कैसी आई? इतनी थकी हुई थी कि क्या बताऊं। अब तो खैर मुझे जाना चाहिए। तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। रात भर मेरी सेवा करते रहे और खुद परेशान हुए। कोई बात नहीं, वैसे भी अतिथि तो भगवान होता है। सही कहा, अब मैं चलती हूँ बेटा। वो बूढ़ी औरत अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है तथा बिरजू और सीमा अपनी झोपड़ी की हालत देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें? आज वो सेठ आता ही होगा, हमसे हमारी झोपड़ी भी छीन लेगा। आने दो उसे, उसके आते ही उसके पैरों में गिर जाऊंगा और थोड़ा और समय मांगूंगा। मुझे नहीं लगता वो और समय देगा। तो फिर क्या करूं? ना रहने का जगह है, ना खाने के लिए कुछ, बस देने को है तो वो भी है जान। काश ये झोपड़ी ठीक हो जाती। हाँ, काश ये झोपड़ी ठीक हो जाती। बिरजू और सीमा के ऐसा कहते ही वो झोपड़ी जादुई तरीके से अपने आप ठीक हो गई। उसका दरवाजा बन गया और छत भी पड़ गई।
ये तो अपने आप ठीक हो रही है। कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया यहाँ? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि वो बुढ़िया गई है ना यहाँ से, उसकी वजह से ही ये जादू हुआ है। तो क्या वो कोई जादुई बुढ़िया थी? उसका तो पता नहीं, लेकिन अब अपनी झोपड़ी जादुई है। सीमा और बिरजू खुश हो जाते हैं और फिर तभी सीमा कहती है, रुको रुको रुको, काश इस झोपड़ी में हमें खाने के लिए बहुत सारा खाना मिल जाए। सीमा के ऐसे कहते ही उसकी इच्छा पूरी हो गई और बहुत सारा खाना उनके पास आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सीमा और बिरजू पेट भर के खाना खाते हैं और फिर तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है सेठ आ गया। हाँ, ऐसा ही जान पड़ता है, लेकिन हम इसे क्या दें? पैसे? पैसे कहाँ से लाएं? इस झोपड़ी से मांग कर देखते हैं, शायद ये हमें पैसे भी दे दे। ठीक कहा तुमने। बिरजू अपनी आंख बंद करता है और कहता है, काश मुझे 3,000 रुपए मिल जाएं। सीमा और बिरजू देखते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 3,000 रुपए दोनों के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब चलो। दोनों झोपड़ी का दरवाजा खोलते हैं। सामने सेठ अपनी बकरियों के साथ खड़ा हुआ था। ये सब क्या है सेठ? अरे मैंने सोचा बकरियों को बाद में क्या ले आना, अभी साथ में ही ले चलता हूँ। चलो तुम हटो अब यहाँ से, ये झोपड़ी मेरी हुई। अरे अरे सेठ जी, कहाँ चले आ रहे हैं अंदर? ये लो अपने 3,000 रुपए, और अब कभी पलट के मत देखना इस तरफ। रुपए? ये कहाँ से आए तुम लोगों के पास? ओ सेठ, तुम्हें तुम्हारे रुपए मिल गए ना, अब गिनो और जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है। सीमा और बिरजू झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लेते हैं और सेठ अपने घर लौट आता है। उसका मुंह बना हुआ देखकर उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, तुम बकरियां वापस क्यों ले आए? अब क्या बताऊं, उसने तो पैसे दे दिए। लेकिन आप तो कह रहे थे वो नहीं दे पाएगा, फिर कैसे? अब मैं क्या बताऊं, कैसे दे दिए? ठीक है, अब पैसे मिल गए हैं तो लाओ मुझे दो, मैं रखती हूँ अंदर। सेठ अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है और घबरा जाता है। क्या हुआ, इधर उधर क्या देख रहे हैं, पैसे दीजिए। पता नहीं कहाँ चले गए पैसे, अभी तो जेब में ही थे रास्ते भर। हे भगवान, थोड़े से पैसे नहीं संभाल कर रखे गए आपसे, कहाँ गिरा दिए? पता नहीं अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, चलो रास्ते में ढूंढ कर आते हैं। सेठ और उसकी पत्नी पैसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी देखते हैं कि बिरजू और सीमा ने अपनी झोपड़ी के बाहर ही नाश्ते की दुकान खोल ली है। ये क्या हो रहा है? इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कौन सा खजाना इनके हाथ लग गया? अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पूरा रास्ता छान लिया, कुछ नहीं मिला, मैं तो जा रही हूँ वापस। सेठ की पत्नी घर वापस लौट गई तो वहीं सेठ सीमा और बिरजू की झोपड़ी के पास आ गया। उसने झोपड़ी के पीछे के अंदर झांका और देखा कि सीमा कुछ बड़बड़ा रही है। झोपड़ी, मुझे बहुत सारी गरम गरम समोसे दे दे। सीमा के कहते ही वहां पर समोसे प्रकट हो गए और तभी सेठ मन ही मन मुस्कुराने लगा। अच्छा तो ये बात है, इनकी झोपड़ी ही जादुई है। अब देखना कैसे मैं इन्हें एक तरफ करता हूँ। सेठ वहां से चला जाता है और अपने नौकर भोलू के पास आता है। भोलू, तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है, अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। काम बताइए सेठ। सेठ भोलू को काम बता देता है और रात में चैन से अपने कमरे में सो जाता है। आज तो खूब कमाई हो गई। अरे देखिए ना, मैंने जो सुबह सोने के गहने मांगे थे वो अब यहाँ नहीं है, गायब हो गए। मुझे लगता है पैसे और गहने जैसी चीजें ज्यादा देर तक रुकती नहीं है। शायद ऐसा ही होगा। खैर, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ। सीमा और बिरजू सो जाते हैं और करीब आधी रात को भोलू उनकी झोपड़ी के पास आकर मिट्टी का तेल छिड़कने लगता है। अब मिलेगा मुझे इनाम। भोलू वहां पर आग लगाकर भाग जाता है। इधर सेठ अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी चीखते हुए आती है। अरे सुनो सुनो, अरे सोने में लगे हुए हो, उठो तुम। क्या हुआ, क्यों हड़बड़ा रही हो? अरे सोते रहना तुम, यहाँ घर जलकर राख हो जाएगा। क्या कह रही हो, बुद्धि खराब हो गई है क्या तुम्हारी?
अरे बुद्धि तुम्हारी खराब है, ये देखो इतना धुआं आ रहा है, भागो निकलो घर से, जान बचाओ। सेठ आसपास देखता है तो उसका घर धुएं से भर रहा था। लेकिन मैंने तो बिरजू का। सेठ असमंजस में घर के बाहर भागता हुआ आता है और बाहर खड़े होकर अपना घर जलता हुआ देखता रह जाता है। सेठ को तुरंत ही अपनी गलती समझ आती है, लेकिन अब उसके हाथ में सिवाय राख के कुछ भी नहीं था।